अभी जैसा कि टी ब्रेक में करीब आधे घंटे का टाइम है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया जाए और हम लोग एग्जिट स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है और ये तो एक बनाया गया डॉक्यूमेंट पीपीटी, लेकिन इसके पीछे अभी काफी चीजें छुपी हुई है जिसपे कि हम लोग को काम करना बहुत जरूरी है। हम लोग काफी चीजें इसमें इंक्लूड करें जब एग्जिट स्ट्रेटजी की बात करते हैं। यूलिप और एलएसपी और उसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट, अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या अन्य प्रोजेक्ट्स देखें उत्तराखंड में, तो बहुत सारी लर्निंग्स हैं हमें एग्जिट स्ट्रेटजी को डिजाइन करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, तो अभी से हमें इस स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर देना चाहिए और इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए और उसके माइलस्टोन सेट किए जाने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। क्या होता है कि अगर मैं एलएसपी का ही उदाहरण लूं या और प्रोजेक्ट का भी लूं, और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, जो हम लोग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो पता लगता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन जो बने हैं सीधे ए ग्रेड में आ गए, लेकिन जैसे जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो प्रोजेक्ट वो जो ए ग्रेड में ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी वहीं स्टॉप हो गए। ए ग्रेड में लाने के लिए हमें इस तरह के टूल और क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिसका कि हमको टाइम पे टाइम एवोल्यूशन मूल्यांकन करना चाहिए, उनको ट्रैक करना चाहिए और उसका एनालिसिस किया जाना चाहिए कि ये एग्जिट स्ट्रेटजी में किस तरह से हम एक डिजाइन करें जिससे कि प्रोजेक्ट विड्रॉ होने के बाद भी हमारे जो सीबीओस एफपीओस बन रहे हैं ये सस्टेन करें, सेल्फ सस्टेन हो, और इनको उसके बाद की सर्विसेज भी चाहिए तो वो किस तरह से कहां से अवेल करें। तो मेरा ये डॉक्यूमेंट, ये पीपीटी है, उसी पे बेस्ड है थोड़ा सा। नेक्स्ट प्लीज। एग्जिट पॉलिसी बात करते हैं कि जो क्या होनी चाहिए हमारी, कि हम किस किस तरह से सोच रहे हैं कि एग्जिट पॉलिसी क्या हो। तो इसमें सबसे पहले बात ये आती है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। अभी से हम सोचें जो हमारा अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है ब्लॉक लेवल में, जैसे फार्मर एक्टिव की बात कर रहे हैं हम, या जो हमारे उसके अंतर्गत जितने भी सीएलएफ या पीसीज मेंबर्स हैं, उनकी क्या है, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ग्राउंड लेवल से ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी होगी तो टॉप लेवल तक भी सस्टेनेबिलिटी आएगी और वो सेल्फ सस्टेन होंगे और आगे बढ़ने को उनको कोई नहीं रोक सकता है, वो बिजनेस की ओर अग्रसर होंगे। नेक्स्ट प्लीज। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, कि हम क्या सोचते हैं कि सस्टेनेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, क्योंकि एक हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ भी होगी। जब हम एग्जिट कर रहे होंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ करीब 60,000 पीसीज एसएसजीज होंगे, उसके बाद विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, उसके बाद वैल्यू चेन बेस्ड हमारे एफपीओस होंगे, उसके साथ साथ हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स होंगे क्योंकि जिनकी कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी होगी और वो लास्ट तक प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे, तो प्रोफेशनल स्किल उनमें डेवलप हो चुकी होगी। और जो वैल्यू चेन आधारित हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट होंगे, जितने भी, चाहे स्मॉल कलेक्शन सेंटर्स हैं, चाहे इंटरप्राइजेस हैं, या सपोर्ट सर्विसेज हैं, या एग्री सर्विस सेंटर्स हैं, वो भी एक हमारे लिए एसेट्स होंगे। तो उनको हम कैसे सस्टेन करें, या उनके लिए सस्टेनेबिलिटी का हमारे पास क्या मैकेनिज्म शुरू से होना चाहिए जिससे कि प्रोजेक्ट विड्रॉ होने के बाद
जो हम एचईव पॉलिसी की बात कर रहे हैं उसमें शामिल करते हुए सस्टेनेबिलिटी को गेन करते रहे और सेल्फ सस्टेन बनाए एफपीओस को। तो सबसे पहले बात आती है ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी की। अगर मैं बात करूं ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी किसकी, पीजी एसएससी नंबर 1, सेकंड लेवल पे सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन और थर्ड नंबर पर एफपीओ। ये तीनों एक चेन है। अगर एक चेन कहीं कमजोर होगी या टूटेगी तो हमारी सस्टेनेबिलिटी अफेक्ट करेगी। प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी की बात आते हैं। प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी, जब प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी होगी तो मार्केटिंग सस्टेनेबिलिटी होगी, मार्केटिंग सस्टेनेबिलिटी होगी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी होगी, और जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी होगी। क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बिजनेस ओरिएंट पे ज्यादा फोकस है और एंटरप्राइज मोड में ज्यादा है, एंटरप्राइज ज्यादा क्रिएट किए जाने हैं। तो ये की टूल्स हैं, की स्टेजेस हैं कि जिनकी सस्टेनेबिलिटी बारे में हमको अभी से सोचना है और इसके लिए काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए और एग्रीकल्चर स्टडीज के लिए। नेक्स्ट प्लीज। सस्टेनेबिलिटी मींस, जो मैंने अभी बताया क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी को हम क्या देखते हैं कि उसकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। उसकी अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है, आर्थिक सस्टेनेबिलिटी है, तो उसके संग क्या है कि बिजनेस भी और सोशल भी दोनों चीजें आराम से चलती है, वो इसलिए चलती हैं और वो सस्टेनेबिलिटी अटेन करती हैं। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी में क्या देखते हैं, प्रोडक्शन, क्वालिटी, ब्रांड एंड मार्केट सस्टेनेबिलिटी। ये बिजनेस की बात है। सोशल सस्टेनेबिलिटी में क्या, ट्रस्ट बिल्डिंग। जो हमारे पीजी एसएसजीज हैं और उसके ऊपर बीओ बने हुए हैं और उसके बाद सीएलएफ बने और एफपीओ बने हैं, आपस में उनका किस तरह से रिलेशनशिप है, वो एक ट्रस्ट, चाहे बिजनेस को लेके हो, चाहे एक्टिविटी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए है, चाहे सोशल एस्पेक्ट पे हो, वो क्रिएट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड डेवलपमेंट होना चाहिए और ट्रैपर होनी चाहिए उनके बीच में, तभी आप सस्टेनेबिलिटी को अटेन करेंगे। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोसिस्टम बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग। जो हम इन्वायरमेंटल की बात करें, अभी हमने लेक्चर भी सुना है सीकैप, और उसके बाद जो हमारे इंटरवेंशन डिजाइन हो प्रोजेक्ट्स में इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को लेके बहुत ज्यादा हमको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और उसी तरह से हमको डिजाइन करनी चाहिए। इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पे जो बात कर रहे हैं हम, इकोसिस्टम बेस्ड। फिर आता है एचएस, हाउस होल्ड सस्टेनेबिलिटी कैसी होगी, इनको पूल करते हुए कि उसकी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है प्रोजेक्ट के इंटरवेंशन से, और उसकी इनकम में कितनी वृद्धि हो रही है और आगे भी कितनी वृद्धि होगी। ये हमें पूरा पैरामीटर डिजाइन करने की आवश्यकता है और पूरा एनालिसिस करने की आवश्यकता है शुरू से प्रोजेक्ट्स की। नेक्स्ट प्लीज। अब स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबिलिटी को हमें अचीव करने के लिए क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए, तो इसका मैंने कई प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस देखा, लर्निंग्स है और कई स्टेक होल्डर से मीटिंग की, तो इसको मैंने 10 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है कि जो हमारे स्ट्रेटजी है वो 10 स्टेप्स की होनी चाहिए और हम इसमें क्या क्या काम करेंगे स्टेप्स वाइज। स्टेप 1 है रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एफपीओ बोर्ड मेंबर्स एंड अदर की अपॉइंटमेंट्स and line departments, other stakeholders on management practices and technology upgradation। मेन टूल है कि ना कि केवल हम अपने जो हमारे सीडीओस बने हैं उनके बीओडीज की, उनके मेंबर की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, बल्कि जो उससे रिलेटेड लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जो इनको सपोर्ट सर्विस दे रहे हैं या एंटरप्राइज हैं जो और सर्विस प्रोवाइडर है, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर, और जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है उनके लिए भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तभी वो सपोर्ट कर पाएंगे। अगर हम अपने उनकी केवल कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, लाइन डिपार्टमेंट या सपोर्ट उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, तो वो उसको उनको पता नहीं होगा, तो हमारी सस्टेनेबिलिटी जो है वो नहीं हो पाएगी, वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे एफपीओ सीएलएफ और उनको। तो कम आउट विद स्टैंडर्डाइज्ड स्कोरिंग मेथड ऑफ एफपीओ इंक्लूडिंग बिजनेस, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, सोशल एंड एनवायरमेंटल स्कोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फर्स्ट ईयर से ही किसी भी एफपीओस की
जो एफपीओ बन रहे हैं, जो सीएलएफ बन रही है, इंटरप्राइज बन रहे हैं, उनकी स्कोरिंग करना स्टार्ट कर लें, उसका एक स्कोरिंग क्राइटेरिया डेवलप करें कि हम उसमें बिजनेस वालों को कितना स्कोर दे रहे हैं, सोशल वालों को कितना दे रहे हैं, इन्वायरमेंटल को कितना दे रहे हैं। तो एक एक इससे मैट्रिक्स हमें तैयार करनी है। और जो हमारा मेंडेट है कि उनको बिजनेस ओरिएंटेड और एंटरप्राइज को सस्टेन बनाना है, तो उसको इसमें शामिल करके स्कोरिंग करना बहुत आवश्यक है, मैट्रिक्स बना के उसे करना है। थर्ड, कन्वर्टिंग रूरल एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स डेवलपमेंट पॉलिसी विद एफपीओस, क्योंकि एफपीओस हमारी अपेक्स बॉडी होगी, ब्लॉक लेवल में होते हैं, और एफपीओ की संख्या वो डिपेंड करेगी, घट बढ़ जाएगी कि अभी आपकी स्टडी होगी या हमारे कितने कम्युनिटी स्पेसिफिक या बिजनेस ओरिएंटेड एफपीओस होंगे, तो उसमें कितने कन्वर्जन चाहिए स्कीम्स जो गवर्नमेंट की हैं, स्टेट लेवल, सेंटर की हैं या अदर प्रोजेक्ट्स की हैं, उसको उनसे कन्वर्ज करना। इंश्योर राउंड द ईयर वैल्यू चेन बेस्ड प्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्शन प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो बीजीएसएसजी है उसका भी एक प्लान है, उसके बाद सीएलएफ का भी एक प्लान है बिजनेस करने का, देन एफपीओ का भी एक प्लान होगा। तो तीनों प्लान को इंश्योर करना, इंप्लीमेंट करने के लिए मेनली प्रोडक्शन को, अगर हमारा प्रोडक्शन राउंड द ईयर होगा वैल्यू चेन बेस्ड, तभी क्या है सरप्लस, उसको मार्केट लिंकेज होगा और रेवेन्यू आएगा, तो उस बेसिस पे उनका टर्नओवर होगा, उस बेसिस पे इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। इंप्रूवमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन एफपीओ, जो हमारे एक्टिविटीज करेंगे हम एफपीओ में वैल्यू चेन बेस्ड या करेंगे प्रोडक्शन टू मार्केट एंड कंज्यूमर तक, तो उसमें वेरियस टाइप के रिस्क होंगे। तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है और हमारे पास क्या उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या हम एक्टिविटीज करेंगे, क्या क्या हम इंटरवेंशंस करेंगे, उसको भी शुरू से लेकर करने की आवश्यकता है। केवल ये नहीं कि कहीं क्रॉप फेल हो गई तो हम केवल उसका बीमा करा रहे हैं, बीमा करा दिया तो बीमा से तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, क्या मिलेगा। अब उसमें हमें ये भी देखना है कि अगर वो फेल हो रही है क्रॉप किसी कारण, तो उसकी टेक्नोलॉजी का ना कैपेसिटी बिल्ड करना कि आपके पास डिस्ट्रेस कंडीशन में ये चीजें हो सकती है, तो इसको मिटिगेट करने के लिए आपके पास ये टूल्स हैं, तो उसको इनकॉर्पोरेट करना, इंप्रूवमेंट करना, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में इंप्रूव करना। नेक्स्ट प्लीज। स्टेप 6 है suggest capital structure of FPO at different phase and support in and financial linkages। अब हम पूरे एक वैल्यू चेन चला रहे हैं एफपीओ लेवल पे, तो हमें ये एनालिसिस करना चाहिए कि कहां पे फाइनेंस की जरूरत है, जहां पे प्रोजेक्ट का सपोर्ट नहीं है या उसका नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी एक हमें प्लान होना चाहिए, सजेस्टिव पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि उसको चेन ब्रेक ना हो, सप्लाई चेन या फॉरवर्ड लिंकेज या प्रोडक्शन, तो उसके लिए हमें कहां से कैपिटल फंड की अवेलेबिलिटी होगी, कैसे आएगा, इसका भी पूरा प्लान। इंफ्रास्ट्रक्चर लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म टू बी शेयर्ड या स्टार्टेड विद इन डिस्ट्रिक्ट। कई एफपीओ होंगे, तो हमारी क्रॉस विजिट्स, क्रॉस लर्निंग्स होनी चाहिए, विजिट करके उनका भी एनालिसिस किया जाना चाहिए, इंट्रा और डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी, जिससे कि वो एक दूसरे को देखकर सीखेंगे भी कि हमारा एफपीओ इस लेवल पे है, दूसरा यहाँ आगे चल रहा है, या दूसरा कम है तो ये आगे चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो उसको लर्निंग करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इंक्रीज रोल ऑफ द एफपीओ सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। एफपीओ जो है वैल्यू चेन फोकस कम्युनिटी बेस्ड डिसीज एक्टिविटीज तो करेगा फोकस होके, लेकिन सोशल डायनामिक्स पे भी उसे काम करना चाहिए, जिससे कि जो मैंने बात किया ट्रस्ट बिल्डिंग और रैपिड वाली बात है, वो उसी के माध्यम से आएगी, कुछ उसको सोशल डायनामिक्स में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके बाद इंटीग्रेटिंग रोल ऑफ एफपीओ इन स्ट्रेंथनिंग रूरल एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। जो एफपीओ है, जो सपोर्ट सर्विसेज है, जैसे वेरियस काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, एंटरप्राइजेस होंगे, उनके लिए भी एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एंटरप्राइज ऐसे होंगे जो प्रोजेक्ट के सपोर्ट से उनकी सेवाएं एफपीओ को नहीं मिल रही है, ये वो अपना अलग काम कर रहे हैं, अगर उनको भी हम उस चेन में चिपिंग करेंगे, तो उस वैल्यू चेन में चिप करेंगे, तो उनके लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले, जिससे कि वो भी इंस्पायर्ड होंगे, एक्सपेंशन होगा एक्टिविटी का, जो कि सस्टेनेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, लिंक एफपीओ विद नियर बाय एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से
अगर हम एफपीओस को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज केवीके हो गया या उसके अलावा कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, आईएम काशीपुर है या है, शुरू से अगर हम उनको लिंकेज प्रोवाइड करेंगे तो नई नई प्रैक्टिसेस वो सीखेंगे, नई नई चीजें अपडेट्स होंगे और एक अच्छा प्रोडक्शन सिस्टम का बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, बिजनेस टारगेट को अचीव करेंगे, टर्नओवर होगा और वो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये एक विंडो है जस्ट कि हमारा एफपीओ को हम क्या सोचते हैं फर्स्ट ईयर से, क्योंकि जो प्रोजेक्ट का सपोर्ट है 3 साल तक है, 3 साल के बाद कम होने लगना है, स्टार बेसिस में, टेम्परेरी बेसिस में है, वो बिजनेस करेंगे। तो हम फर्स्ट ईयर से विजुलाइज करें कि जो एक एफपीओ होगा तो उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, कम से कम उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो धीरे धीरे जितना बिजनेस बढ़ाएगा। तो ये इसमें एनालिसिस किया गया है कि इसमें पर हाउस होल्ड कितने नाली में करेगा, ईयर वाइज है, और स्टार्टिंग में कितना होगा, लास्ट में कितना पहुंच जाएगा जब होगा। इसके बाद लैंड एरिया कितना होगा, प्रोडक्शन क्विंटल्स में है, प्रोडक्शन टन्स में है, कितना ट्रक लोड होगा, ये विजुलाइज करना कि उस एफपीओ में सपोज 600 या 700 ट्रक हमारा वॉल्यूम निकलेगा, प्रोडक्शन निकलेगा, उसको विजुलाइज करना, उसको विजन के साथ कास्ट करना, और डिजायर्ड टर्नओवर कितना होगा और हमारा पर एफपीओ कितना है। जैसे फर्स्ट ईयर में हम विजुलाइज कर रहे हैं 1.97 करोड़ एक एफपीओ का होना चाहिए और इतना इसलिए अचीव किया जा सकता है। अगर हम देखें अगर 1.97 करोड़ का टर्नओवर है, अगर उसका 5 to 10% प्रॉफिट है तो सब कॉस्ट वो अपने स्टाफ को सैलरी पॉइंट के ऑफिस एक्सपेंस में कर सकता है या रिजर्व फंड के रूप में रख सकता है। जब 3 साल बाद प्रोजेक्ट विड्रॉ होगा तब वो फंड इसका काम आएगा या बिजनेस को एक्सपेंड करने में उस फंड को यूज कर सकता है। फर्स्ट 2 इयर्स में इसलिए क्या गया है कि फर्स्ट ईयर अभी हम फर्स्ट ईयर मींस जब से एफपीओ फंक्शन में आएगा, ये नहीं कि अगले साल से स्टार्ट हो जाएगा, जब से एफपीओ आएगा उस साल से फर्स्ट ईयर का है। और इतना होगा तो फर्स्ट 2 इयर्स में इतना पहुंचना चाहिए, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में इतना पहुंचना चाहिए और फिफ्थ ईयर में इतना पहुंचना चाहिए। इस तरह से ये पूरा एक जस्ट एग्जांपल है, एक विंडो है कि इस तरह से हम लोग प्लानिंग करें, सोचें अभी से कि हम एफपीओ को किस तरह से बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सस्टेनेबिलिटी कीज क्या है हमारे पास, कि हम क्या सोच रहे हैं कि किस पे फोकस करना चाहिए। ये हमारे पास टास्क भी है सभी लोगों का कि बिजनेस प्लान, पीजी, एसएचजी, बीओ, एफपीओ, बीओ के बाद यहाँ पर सीएलएफ भी आना चाहिए। तो सीएलएफ और इनका एक बिजनेस प्लान होना चाहिए और सब लिंक है। पीजीज कितने होंगे उसका एग्रीगेट प्लान यहाँ है, उसका बीओ का एग्रीगेशन प्लान सीएलएफ लेवल में, सीएलएफ का एफपीओ लेवल में। तो इसको इंश्योर करना कि ये बिजनेस प्लान हर एक लेवल पे इंप्लीमेंट हो। दूसरा डिजायर्ड मिनिमम प्रोडक्शन एंड टर्नओवर, जो मैं बात कर रहा हूँ कि हम एक विजुलाइज करें, प्लान बना रहे हैं कि उतना टर्नओवर उसको अचीव करना है, उसको मिलना चाहिए, तो उस पर काम करना है। सीएसआर डेवलपमेंट मोर देन 90%। प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट करता है, कहता है कि 80% हमको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर फोकस करना है। यहाँ मैं 90% ले रहा हूँ कि अगर हम शुरू से फोकस करके 90% चलेंगे तब हम जाके 80% लास्ट में एवरेज बेसिस पे अचीव कर पाएंगे। तो मैं हायर साइड सोचना चाहिए करने के लिए, उसके लिए एफर्ट्स करना है। इसी तरह है इंक्रीज इन एरिया 20 to 30%। अभी जो प्रोजेक्ट का एनालिसिस आ रहा था करीब 45,000 हेक्टेयर में जो फार्मिंग होगी इस हिसाब से आ रहा है, तो उसका एरिया भी बढ़ना चाहिए। एरिया इन द सेंस कि वो तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी और वो तो बढ़ेगी, लेकिन एरिया भी एक्सपेंड करना चाहिए। अभी वो जो मैंने देखा कि 2.5 से 40 नाली तक पहुंच रहा है, तो वो लास्ट में अचीव करने के लिए जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज्यादा होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा एफपीओ में। नेक्स्ट, इंक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम बाय 50 to 70%। 50 to 70%। हम एक माइलस्टोन सेट करें कि जो हमारे साथ कम्युनिटी मेंबर्स या हाउस होल्ड जुड़े हुए हैं उनके की इनकम को हमें कितना टारगेट करना है, कितना इंक्रीज करना है। ठीक है, तो वो हमें अभी से प्लान करना पड़ेगा ईयर बाय ईयर। नेक्स्ट प्लीज। एक्सपेंशन ऑफ लाइवलीहुड एक्टिविटीज बाय हाउसहोल्ड्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये इसको फोकस करके कि जो हमारी लाइवलीहुड एक्टिविटीज हैं वो मैंने बताया एरिया बेसिस में, हाउस होल्ड एंटरप्रेन्योरशिप के इंक्रीमेंट इन एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जब धीरे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमको क्या है कि सीएफ को, पीजीज को, एफपीओ को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाने पड़ेंगे।
क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रोडक्शन का एरिया बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी उसी के उसमें करना है। वैल्यू चेन बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं कि वैल्यू चेन होगी, उसके प्रोडक्ट्स होंगे। अभी क्या हो रहा था कि एक हमको मार्केटिंग स्ट्रेटजी वैल्यू चेन बेस्ड बनाने की बहुत आवश्यकता है, जिसमें ईयर वाइज माइलस्टोन सेट हो। जो पिछले प्रोजेक्ट्स है उसकी लर्निंग देखें, क्या हुआ कि हमने एलसी को लाए, उसका रोल था बड़े मार्केट प्लेयर से टाइप करके जो हमारे प्रोड्यूसर टीजी एसएसजीस हैं, पीसीज हैं, उनको अच्छा प्राइस दिलवाना। क्या हुआ कि हमारा थोड़ा माइक्रो प्लान या एनालिसिस में थोड़ी कहीं ना कोई चूक रही, कुछ ने बहुत अच्छा काम किया। क्या हुआ कि हमने फादर का माल इकट्ठा किया, जब माल इकट्ठा किया तो मार्केट ढूंढा, मार्केट नहीं मिला तो क्या करा, उसको भरा और मंडी में ही बेच दिया हमने, और एक ही जगह बेच दिया सारा। तो उसमें क्या हुआ कि आरती तो पहले ही वही काम करता है, माल फार्मर से इकट्ठा करके ले आता, सीधे ले आता भर के। क्या इंटरवेंशन हुए एलसी लेवल पे? तो मेरा कहने का यह है कि उस लर्निंग्स को लेते हुए हम इस तरह का बनाए। मेरा एग्जांपल यह है कि अगर किसी ग्रुप के पास 1000 कुंटल आलू हो रहा है, जस्ट मैं कह रहा हूं इस तरह से हम सोचे 1000 कुंटल आलू हो रहा है, तो 20% को हम सोचे कि हम लोकल मार्केट रिटेल में सेल करेंगे, 20% यानी 200 कुंटल। 200 कुंटल हम मंडी में भेजेंगे, देन 200 कुंटल हम प्रोसेसर को देंगे जो प्रोसेसिंग करता है, जो वेरियस प्रोडक्ट्स बनाता है। 600 कुंटल हो गया। 200 कुंटल या 100 कुंटल से निच मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, निच मार्केट के लिए तैयार करेंगे, और जो रिमेनिंग बचा उसको एज ए सीड के लिए यूज करेंगे या कोई और वेरिएंट डेवलप करेंगे। इस तरह से फार्मर्स को 5 to 6 तरह से कम जनरेट होगी मार्केट में माल बेच के, तो वो इस तरह से एवरेज प्राइस बहुत ज्यादा मिलेगा। इन्वेस्टेड ऑफ कि हम एक ही जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसको सीधे मंडी में बेच देंगे या फिर एक ही उसको दे देंगे। तो इस तरह से भी काम करने की हमको आवश्यकता है, शुरू से प्लान करने की आवश्यकता है। देन मार्केट टाइप्स क्या होंगे, मार्केट कैप्चर कितना है हमारा करेंगे हम, और नए मार्केट्स हम कौन कौन से होंगे ये शुरू में एनालिसिस कर रहे हैं। एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेसर एक्सपर्ट, सीईओ, प्रोडक्शन, मार्केट एंड आर&डी। ये एफपी लेवल की बात हो रही है, जब करना पड़ेगा। तो जो हमारा स्टाफ है जो कि उसमें शिफ्ट हो जाएगा, और मार्केट का स्पेशल अलग से सेगमेंट होगा, और आर&डी। देखो होगा आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कार की है, चाहे एफएमसीजी गुड्स बनाता है, स्पाइसेस बनाता है, कुछ भी बनाता है, आर&डी कंपोनेंट डिवीजन एक ऐसा होता है कि वो डेली आर&डी करता है हर एक चीज में। तभी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। सस्टेनेबिलिटी का बहुत अच्छा टूल्स है, क्योंकि प्रोडक्ट्स जितने वेरिएंट होंगे, जितने आर&डी में अच्छे होंगे, आर&डी का वर्क अच्छा होगा, उतने ज्यादा उसको सस्टेन करने में, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो उसको प्राइस गेन करने में, मार्केट कैप्चर करने में आसानी होगी और पैसा निकालने बहुत आसानी होती है। मार्केट एंड आउटलेट्स एंड फ्रेंचाइज मॉडल, मार्केट का एक ब्रांडिंग करके जो आउटलेट्स बनाए और एक फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप करें। ठीक है, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हम हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कंपनीज के आ रहे, चाहे कीवी देख लीजिए, चाहे कोई देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, अभी बकरा की बात हो रही थी, तो बकरा ने भी अपने फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया। तो उसके कारण क्या है कि देहरादून में 8 आउटलेट खुले हैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे, और 27 एनसीआर में खुले हैं दिल्ली में, कुछ टाइप्स भी हैं। तो एक फ्रेंचाइजी मॉडल हो कि हमारे ये प्रोडक्ट से इतना इन्वेस्टमेंट इतना होगा, इतना आपकी तरफ से आएगा, इतनी मतलब ये प्रोडक्ट हम देंगे, और उसका पूरा ब्रांडिंग, कलर सब कुछ हो, तो एक ये गुड चेन डेवलप होगी। और इससे क्या है कि हमारे इनको सस्टेन करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि इनका मार्केट में जो प्रोड्यूस है वो वेरियस लेवल्स पे वेरियस तरीके से फ्लो होगा, तो कैश इनफ्लो होगा। नेक्स्ट प्लीज। अब हम क्या करते हैं, कीज क्या है, तो मेन इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट चाहे डीजी हो, एसएसजी हो, चाहे सीएलएफ हो, चाहे एसओपीओ, वोटिंग तो डेली होगी, लेकिन हम 3 साल में उसका फर्स्ट असेसमेंट करें। 3 साल में असेसमेंट करें तो हमको पता लग जाएगा कि कौन सक्सेस है, कौन फेल्योर है। और उसमें हो सकता है कि जो सक्सेस है उसको तो आगे लेके पढ़ेंगे, लेकिन फेल्योर का भी एनालिसिस करना जरूरी है कि किस कारण से वो फेलियर हो रहा है या
अप टू मार्क नहीं है, सही ट्रैक पे नहीं जा रहा, हो सकता है कोई मैनेजमेंट का इशू हो सकता है, तो मैनेजमेंट के इशू को रिफॉर्म करते हुए, उसको करते हुए लाते हुए फिर हम उसको आगे बढ़े, नेक्स्ट 4th ईयर में करेंगे हम। जब हम 4th ईयर में करेंगे तब उसमें हमें कई पिक्चर्स आएगी नजर कि रियली ये वीकर है, तो या तो नहीं कर पा रहे हैं, या तो इनको ड्रॉप आउट कर देना चाहिए, या फिर किसी दूसरे से इनको में मर्ज कर देना चाहिए। ठीक है, तो एक क्लियर कट पिक्चर आ जाएगी, उसको करना चाहिए। इसके बाद 4th एंड फाइनल असेसमेंट, नीड टू एस्टैब्लिश फोकल पॉइंट आरएमडी। इसका मैंने इसलिए डाला है, रूरल डेवलपमेंट या किसी में जब प्रोजेक्ट विड्रॉ होगा, तो जैसे कि अभी हुआ आरएसपी, टाइम लग गया नया प्रोजेक्ट आने में। अभी तो क्या था कि आरएसपी के प्रेजेंस थी यहाँ पर, अब जब प्रोजेक्ट के विड्रॉ होगा तो कोई ऐसा प्रेजेंस नहीं होगी प्रोजेक्ट की, तो हमारे पास रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या कहीं एक ऐसा फोकल पॉइंट होना चाहिए जहां पर कि हमारी एफपीओ या सीएलआर उनसे कांटेक्ट कर सके, अप्रोच कर सके। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि क्लाइंट डिपार्टमेंट हैंडलिंग सपोर्ट, जितना भी हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, उनकी शेयरिंग लाइन डिपार्टमेंट से जरूर होनी चाहिए, और उनको ये भी पता होना चाहिए इनका प्लान है, इस तरह आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनकी सर्विसेज चाहिए तो वो लेते रहने चाहिए, जिससे कि वे भी यूज्ड टू हो जाएंगे इनके साथ काम करने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो इस तरह से इनको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोजेक्ट विड्रॉ के बाद भी मिलता रहेगा। अभी क्या हुआ होगा, होता है कि जब प्रोजेक्ट विड्रॉ होता है तो हम ढूंढते हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने के लिए कि कौन होगा, अब तो प्रोजेक्ट विड्रॉ हो रहा है, और कुछ इसमें भी हो जाता है कि चलिए कोई बात नहीं, एक्सटेंशन मिल जाएगा या आगे दूसरा प्रोजेक्ट आ जाएगा तब देखेंगे। नहीं, हमको शुरू से इस बारे में सोच के चलना है, और लाइन डिपार्टमेंट को बिल्कुल इनकी भी स्किल हम डेवलप कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम इससे बताते चलना है, उनको साथ लेके चलना है, उनकी सर्विस लेते रहना चाहिए, उनकी भी ओनरशिप थोड़ी आनी चाहिए उनको सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, हो गया, थैंक यू। अब मैं अभी जहां सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ आपके वैल्यूएबल इनपुट सर। तो दे दो माइक ले लीजिए, माइक आवाज भाई मेरा ये कहना है कि जो भी इंटरप्राइजेस आप कोई भी करते हैं, कंपनी खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, डेवलप के लिए स्टार्टिंग के लिए जब हम लोग एक बेस लेवल पे पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं 4 या 5 साल तो ऐसे गुजर जाता है। तब जब वो एक वहाँ पहुंचता है, यानी कि बेस लेवल पे पहुंचता है, जिसकी जो भी उसमें क्वेश्चन आती है, वहाँ पहुंचने में 5 से 7 से 7 ईयर मिनिमम लग जाएंगे, तब जाके कहीं वो एक सक्सेस मिल पाएगा। और उसके बाद वो ब्रांडिंग तो आएगी 14-15 साल बाद, है ना? उसके बाद फ्रेंचाइजी आएगी 20 साल बाद। तो मतलब ये टाइम भी कितना कम है कि ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का वैसे तो जैसा आपका देखा था वो था, तो देखा था, तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। चलिए, और किसी का ऐसा नहीं है, लेकिन कि अगर हम सही से प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करें तो आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और ये सब चीज हो गई है कि हम शुरू से फोकस करके काम करेंगे तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट पीरियड में आएगा रिजल्ट। अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि ब्रांडिंग 12 साल के बाद डेवलप होगी, 23 साल के 30 साल का सस्टेनेबिलिटी आएगी या लॉन्गर पीरियड के बाद आएगी, हम जो है पेज लेवल से जो हम काम कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली कहीं पे भी आज की डेट में इंटरफेस क्रिएशन हम लोग का आईएलपी प्रोजेक्ट में था, बहुत ज्यादा कम था। जो भी है वो सिर्फ हमारे उत्तराखंड तक ही हम लोग सीमित है, और कहीं पर अमेजोन पे काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे डाल के वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इसके बाद कई जगह हम सप्लाई भी कर रहे हैं बाहर। लेकिन हम उस साइड में मेरा ये मानना है कि प्रोजेक्ट से मतलब 2015 से मैं भी कंटिन्यूअसली में काम कर रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट मतलब क्या है, ठीक है, आपका बहुत बड़ा जो ये आपका जो ड्रीम है, मेरे ख्याल से अगर ये फुलफिल हो जाता है तो उसमें उस पार्ट का हिस्सा मैं भी रहूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी, है नहीं? लेकिन ये जो है कहीं मेरे को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं लैक है, इसको प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और एग्जिट पार्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि जो
आपको जो है तो ग्राउंड लेवल पे जो हम लोग के समूह हैं या फिर एसएचजी हैं या एलसीज हैं, वो एक ऑटोमेटिक सस्टेन हो जाए, उनको 2 या 3 साल के बाद ऐसे करने का खुद ऐसा चस्का लग जाए कि वो गवर्नमेंट सपोर्ट तो तब भी कर रहे हैं, अभी भी ले रहे हो, वो प्रोजेक्ट के बाद भी लेंगे और अभी भी जो प्रोजेक्ट विड्रॉल हुआ तब भी अभी भी ले रहे हैं। लेकिन एक सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा जो एलसी के लेवल पे हो, फेडरेशन के लेवल पे हो या एफपीओ के लेवल पे हो, तो उनसे टाई अप ऐसा हो कि जो भी स्कीम गवर्नमेंट की आए सिर्फ उनके ही थ्रू टाउन में और लेवल पे, क्योंकि हमारे पास लोग है, स्ट्रेंथ है, कंपनी हमारे पास है नहीं। इस तरह का सिस्टम डेवलप करने की ज्यादा जरूरत है कि जो भी गवर्नमेंट के साथ कोई भी रूल ऐसे बन जाए या कोई ऐसे रेगुलेशन बन जाए, जो भी एफपीओ के माध्यम से फेडरेशन के माध्यम से जो भी स्कीम आए उनके माध्यम से रन करने के लिए उसको लिखते हुए ये सिर्फ इन्हीं के माध्यम से रन होगी। और क्योंकि हमारा पब्लिक है, जहाँ पे उनको पब्लिक जब कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है इसको फील्ड को उतारने के लिए सबसे पहले लोग चाहिए होते हैं, है ना। तो लोग हमारे पास है, जनसंख्या हमारे पास है, तो वो बेगत ये ज्यादा इस तरह का मॉडल हो जाए तो ऑटोमेटिकली मैचिंग की डेवलप करने की जरूरत है। अगर एक बार सिस्टम जनरेट हो जाएगा तो सस्टेनेबिलिटी मेरे ख्याल से हम प्रोजेक्ट भेजे ना रहे लेकिन वो सस्टेन कर देंगे उसके बाद भी। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपके पॉइंट है टेकन, लेकिन क्या है कि हमें उसके लिए शुरू से माइलस्टोन सेट करने की आवश्यकता है। पहले क्या था, प्रोजेक्ट में हम ग्रुप भी बना रहे थे, सोशल वाला पार्ट ज्यादा था। अब हमें स्टार्टिंग से बिजनेस करना है, ग्रुप फॉर्मेशन का काम हो गया, बिजनेस को ज्यादा फोकस करके काम करके आगे बढ़ना है। मेन चीज ये है। सर, Can you hear me now? yes sir, yes, yes. Okay. See, इधर हम लोग एक डिस्टिंक्शन करना है। एक साहब ने बताया कुछ 5 साल होगा, 6 साल और 8 साल होगा। ये एंटरप्राइज में दो तरीके के एंटरप्राइज होते हैं। एक ये है कि डायरेक्ट ये कोई बिजनेस वाला एंटरप्राइज, मेरा कुछ बिजनेस चालू करता हूँ, वो भी एंटरप्राइज है ना। ये एंटरप्राइज 6 साल में प्रॉफिटेबल होगा तो वो एंटरप्राइज करने का जरूरत नहीं है, राइट सर, ठीक है। और एक तरफ का एंटरप्राइज होता है वो सोशल एंटरप्राइज, आपका हिलांस, ये सोशल एंटरप्राइज है। ये एंटरप्राइज उस नजरिए से प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लेकिन ये लोगों का एंटरप्राइज को प्रॉफिटेबल बनाता है। तो ये सोशल एंटरप्राइज थोड़ा टाइम लगता है, वो एंटरप्राइज प्रॉफिटेबल होने में, उसको ब्रांड बिल्डिंग करके ऊपर लेके जाने में। वो दो तरफ का डिस्टिंक्शन करना चाहिए। हम लोग ये नहीं बोलना चाहिए कि सब एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिटेबल होने के लिए 5 साल लगने से कोई फर्क नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। वो ये है। और एग्जिट स्ट्रेटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग इंस्टीट्यूशन प्रमोट करते टाइम ही बताना चाहिए कि हम लोग 3 साल में वापस आने वाले हैं, राइट सर। वो इंस्टीट्यूशन रहेगा, आप लोग को हम बाकी लिंकेजेस, हायर लेवल लिंकेजेस करेंगे, लेकिन आपका इंस्टीट्यूशन डे टू डे बेसिस रन करने के लिए अपना सपोर्ट नहीं रहता है। वो पहले दिन से उनको पता चलना चाहिए। वो 3 साल के बाद असेसमेंट के बाद नहीं बोलना है। लेकिन यूएसआरएलएम अभी इंस्टीट्यूशन रेडी हो गया है, लेकिन अब हम चालू करना चाहिए कि देखो 3 साल में आपका पैसे से आप लोग स्टाफ रखना चाहिए, कॉम्पिटेंट स्टाफ रखना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। सर मेरा पॉइंट इसमें इतना, पहले तो सस्टेनेबिलिटी पर जो मैं समझती हूँ वो ये है कि by the time we exit already means that by the time we go out of that project area, the people we have been dealing with till now, they become self-dependent and everything they are taking care of themselves. अब इस पोजीशन में सर जी जी सर, मैं उस पॉइंट पर आ रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि इसमें सब कुछ लिया गया, सोशल सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, सब कुछ लिया। ह्यूमन रिसोर्स लेवल पर वो जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी के साथ हम अभी काम करेंगे, क्या उस कम्युनिटी का जो थॉट है, मतलब उसका जो थिंकिंग है, वो भी हमको उस लेवल पर डेवलप करना पड़ेगी अभी से ही, कि वो ये रियलाइज करने लग जाए कि दे आर नॉट गोइंग टू बी हियर फॉर टिल द टाइम इन्फिनिटी। हम लोगों ने ये जस्ट एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट है टिल द टाइम अ चाइल्ड लर्न्स टू वॉक ऑन इट्स ओन।
तब तक की सपोर्ट है हमें, और अल्टीमेटली इट इज वी हु हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी एंड टेक द लीड। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे इंटरवेंशंस की जरूरी है, जैसे हम कुछ एक मतलब हमारा जब हम वहां से निकले तो हमारा सिस्टम ऐसे हो जाए जैसे गियर्स होते हैं, गियर्स, हर गियर अपना पार्ट करता रहता है, बहुत सारे गियर्स एंड एवरी गियर इज डूइंग इट्स पार्ट। तो वो सारे लोग उसमें जितने भी लोग हैं स्टेक होल्डर्स हैं, वो तब तक इतने फाइन ट्यून हो जाने चाहिए हमारे इंटरवेंशन से इस बीच में कि वो ऑटोमेटिकली उस रोल में पहुंच गए हैं सब लोग अपने अपने, कि किसको अब क्या करना है, किसको अब क्या करना है, किसको अब क्या करना है। मतलब एक बहुत फ्लॉलेस तरीके से वो रिदमिकली उस स्टेज में पहुंचना चाहिए। मैं उसको इस तरह से ले रही हूँ कि हमने कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिए, अब हमारे इंस्टीट्यूशंस तो हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी जो स्कीम्स का हम डोज देते हैं किसी का भी, तो वो बड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप का सा लगता है कि जैसे हमने कुछ आइडेंटिफाई किए बेनिफिशियरी, उसको हमने कुछ दे दिया एंड वी थिंक हमने उसको कर लिया। वो वाला टाइप से हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा वो जो पूरी स्ट्रेटेजी जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की वो ऐसे हो कि वो उसमें रच बस जाए सिस्टम के अंदर, और हम उसमें ऐसे उनको बिल्कुल तैयार कर दें कि जब हम एग्जिट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत ब्यूटीफुली वो सिस्टम वहां पे चल रहा है, एंड देन ओनली इट कैन बी सेड कि इट इज सेल्फ सस्टेनेबल। उन्होंने अपने हर चीज को चैनलाइज कर दिया उस दिशा में कि हम हमारे हटने के बाद में वो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, और उसको वो अपना तरीके से आगे बढ़ा रही है विद द सपोर्ट ऑफ ऑल। ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कीम्स आर गोइंग टू बी देयर, जब तक सरकार है तब तक गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगी, वो तो वो लाभ उनका लेते ही रहेंगे, लेकिन वो इतने डेवलप खुद को हो चुके होंगे मेंटली ऑल्सो कि वो सब्सिडी और उस सबकी साइकिल से बाहर निकल गए होंगे, और उन्होंने अपना 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 रोल क्लैरिटी सबको हो गई होगी। मैं उसको उस तरह से विजन करना चाहती हूँ सर, मैं वैसे विजन कर रही हूँ एग्जिट स्ट्रेटजी को। हाँ, थैंक यू सर। सिस्टम में डिसिप्लिन को इंसेंटिवाइज करने का सिस्टम नहीं है। इनडिसिप्लिन को इंसेंटिवाइज करते हैं हम लोग, है ना? नहीं लौटाता है उसका लोन माफ कर देंगे। डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन को इंसेंटिवाइज करते हैं। सो अपने वर्किंग में हम लोग ये डिसिप्लिन को इंसेंटिवाइज करने का कोई तरीका ढूंढिए प्लीज। हाँ, नहीं अब हम लोग अभी CLAC एलसी के साथ करते हैं, उनका डिसिप्लिन यार्डस्टिक लगा के ये डिसिप्लिन हम आप मेंटेन करेंगे तो आपको इतना ज्यादा मिलेगा बाकी लोगों से। वो थोड़ा सोच लीजिए, वो ये करने के बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग सोचने से कुछ होगा। वो डिसिप्लिन CLAC डिसिप्लिन एलसी को ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। डिसिप्लिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ उनका टर्नओवर बड़ा होने से उनको ज्यादा इंसेंटिव दो, वो नहीं बता रहा हूँ मैं। डिसिप्लिन बिहेवियर वो इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट आता है तो दोस पीपल हु आर मोर वेल ऑफ, जो थोड़ा ठीक है ना, दे ऑलवेज ट्राई टू सीक एन अपॉर्चुनिटी। तो हमें वो सिस्टम भी डेवलप करने की जरूरत है वेयर दे रियलाइज कि those who are not present there, but the community institutions के जो leaders हैं, they should be sensitized enough to think about those who are not present there. तो वही जो डिसिप्लिन आप कह रहे हैं, एक जो लर्निंग हम लोग की और प्रोजेक्ट से है, सस्टेनेबिलिटी में अक्सर सबसे बड़ी बाधा डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोफेशनल्स ही हो जाते हैं, क्योंकि गरीब है तभी इनके पास हम लोग के पास काम है, राइट? तो हम लोग खुद ही ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 3 साल में अगर आपने या 2 साल में जो आपका काम है, अगर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वर्क अगर वो ग्रुप या वो एंटरप्रेन्योर्स अगर खुद अपना नई काम शुरू कर पाए, तो दिस रिफ्लेक्ट्स एज बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम योर साइड। टेंडेंसी क्या होती है कि टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी आती है और फिर वो अपना काम बढ़ाते जाती है, कहती है अरे ये ट्रेनिंग तो हुआ, ये नहीं हुआ, ये इस और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, अरे ऐसे करके वो उनकी डिपेंडेंसी बनाए रखते हैं। तो फ्रॉम द आउटसेट ये माइंडसेट लाना बहुत जरूरी है एट ऑल लेवल। कई जगह हम लोग खुद भी नहीं रियलाइज करते हैं, बट वी आर ऑल्सो एनफोर्सिंग डिपेंडेंसी अमंग सपोर्ट। तो उसके लिए एक थोड़ा अपनी नज़र खुली रखें और थोड़ा जब इन लोगों को एंगेज करें टेक्निकल एजेंसीज को, तो बिल्कुल क्लियर आउटलाइंस के साथ एंगेज करें कि उनकी इंडिविजुअल एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है फ्रॉम द प्रोजेक्ट, है ना?